नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार कॉमरेड साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद। सर्दी खूब पड़ रही है अब तो। हाँ, आज थोड़ा सा धूप निकली है। हाँ, धूप निकली है। कल शीतलहर चल रही थी बिल्कुल। हाँ, बस मौसम के हिसाब से हर चीज़ अपने समय पे होती है, तो जी, उसको जी। बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ता है मानसिक तौर पर। हमारी मुलाकात भी कई दिन में हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, शायद कई दिन हो गए। हाँ हाँ दो तीन चीज़ों पे आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा था। जी और सारी कृषि से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जी आपका काम यूनिवर्सिटी से लेके और सार्वजनिक जीवन में कृषि पे रहा है। जी एक तो अभी सरकार की और चढ़ूनी जी की बातचीत हुई है कल ही। इसके अलावा डल्लेवाल जी का अनशन जारी है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग भूमिकाएं हैं उसमें। और एक दो जो कृषि का वो राष्ट्रीय प्रारूप आया है कृषि नया, तो विपणन। इन तीन चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाह रहा जी हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो इस पूरे आंदोलन पे जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग भूमिकाओं में देखने को मिला है। लेकिन दो चीज़ मुझे समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है दर्शकों को भी ज़रूरत है, कि ये जो सारी जिम्मेदारी है ये पंजाब सरकार के ऊपर डाली जा रही है कि पंजाब सरकार उसको उठाए, पंजाब सरकार उनका अनशन तुड़वाए। तो मतलब ये क्या चल रहा है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिनों में, बल्कि महीनों में भी कह सकते हैं, जो कृषि संकट को लेके और किसान आंदोलन को लेकर जो निर्देश जारी हुए हैं उसके संबंध में ना एक तरह का विरोधाभास भी पैदा हुआ है और काफ़ी लोगों में एक असमंजस की स्थिति है जी कि भी सबसे ऊंची अदालत है न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय, और वो जो भी कुछ कहते हैं जाहिर है कि उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके दो पहलू हैं। ठीक है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय है और उसकी न्यायपालिका और न्याय प्रणाली से संबंधित तो निश्चित रूप से सीमाएं असीमित हैं। तो जहाँ तक तो वो डल्लेवाल जी के अनशन के प्रति जो चिंता प्रकट कर रहे हैं वो तो समझ में आने वाली बात है, संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। मतलब केंद्र सरकार की नहीं है, ये जरूर एक निर्ममता का सबूत है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको शायद पता होगा, एक दिन पहले भी चर्चा अपनी हुई थी, ये कोई किसान आंदोलन ने वहाँ कोई रिट दाखिल नहीं कर रखी। वो तो सो मोटर लिया उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर और उसके ऊपर कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें से एक कदम ये भी था कि उन्होंने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में कृषि विशेषज्ञ भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, कुछ और व्यक्ति भी हैं। अलबत्ता कोई किसान नेता तो उसमें नहीं है या यूनियनों का प्रतिनिधि, जो भी है। चलो, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी सुप्रीम कोर्ट को 2-3 महीने पहले जी, और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया कि देश का जो कृषि संकट है और किसान की जो कंगाली है, खास तौर पे जो कर्जदारी में डूबा हुआ है, और विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब का किसान, उसके संबंध में उस कमेटी की जो निष्कर्ष है वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए। उसमें ये कहा गया है कि किसान इसलिए कर्ज में डूबा हुआ है क्योंकि उनको कृषि उत्पादन के उचित मूल्य नहीं मिल रहे, इसलिए एमएसपी जरूर मिलना चाहिए। और उन्होंने आंकड़े तक भी दिए कि 73,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा पंजाब के किसानों पे है और 76,000 करोड़ से ज़्यादा हरियाणा के किसान पे है। हरियाणा के किसान का कर्जा कुल कर्जे का 32% निजी स्रोतों से है, यानी चाहे वो सूदखोर हों, चाहे प्राइवेट मनी लेंडर हों या वो आड़तीय हों। और इसी प्रकार से कोई 20-22%
पंजाब का किसान का निजी कर्जा उनके ऊपर है, ये वो कहा गया। लेकिन उसके बाद आगे जो उसका जहाँ तक ऑपरेशनल पार्ट है उस पे नहीं कोई टिप्पणी है मतलब। और अब मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केवल पंजाब को निर्देशित करने की बजाय अच्छा ये होता कि आज से कई महीने पहले वो हरियाणा सरकार को ये निर्देश देते कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग को नहीं रोक सकते, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, नागरिकों के फ्री मूवमेंट का हनन करता है, ऐसा नहीं कर सकते और खोलिए इसको। ये लाइफलाइन है, कितने प्रदेश जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल पंजाब जो है ना देश के साथ जुड़े हुए हैं, आप ऐसे बंद नहीं कर सकता कोई एक प्रदेश। संविधान में जो भी राज्य केंद्र के संबंधों की भी विवेचना उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो या तो उनको करते वो पहले ही हो सकता है कि वो दिल्ली जाने का जो है वो मसला हल हो जाता। अब भी अगर उनको करना है तो फिर करते केंद्र सरकार को, क्योंकि एमएसपी जो मुख्य मांग है या कर्जा मुक्ति का जो सवाल है ये पॉलिसी मैटर है। जी बिल्कुल, केंद्र की पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। कोई उसको एक ना राज्य सरकार कर सकती है और ना ही कोई कमेटी कर सकती है। तो उनको भी अगर वो कहते कि भाई आप ना बातचीत शुरू करो, डायलॉग तो शुरू करो। एक किसान नेता जो हैं उनकी जान खतरे में है और मतलब देश भर में उसके प्रति चिंताएं हैं, वो जान बचनी जरूरी है, तो डायलॉग ओपन करो। जब यह आंदोलन फरवरी में शुरू हुआ था उस टाइम पर केंद्र के मंत्री 3 बार आए बात करने और पिछले 10-11 महीने में एक बार भी नहीं कोई आ रहा है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट कर दे अभी भी तो उससे इतनी अपेक्षा तो है ही कम से कम, अगर वो करना चाहें तो करना चाहिए ऐसा। और क्या पंजाब सरकार सक्षम है उनको वहां से इस गैदरिंग में उठा के ले जाना उनको? हाँ खैर सक्षम तो देखिए बाई फोर्स कोई चीज करना वैसे भी मुश्किल है। और दूसरा मुझे लगता है कि डल्लेवाल जी ने भी एक गलती की, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे अनशन से नहीं उठाना। उनको वहाँ अगर पुलिस उनको उठा रही तो वो जेल में या अस्पताल से अपना अनशन जारी रख सकते हैं। अनशन तो अस्पतालों में भी जारी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते। यद्यपि मतलब वो मेडिकल एड तो दे सकते हैं और जो दी भी जानी चाहिए। जहाँ तक बल प्रयोग का सवाल है, बल प्रयोग ने तो इस समस्या को खराब ही किया है। हरियाणा सरकार की पुलिस ने जो बॉर्डर बंद करके जिस तरीके से वहाँ पर चाहे वो रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल हुआ हो या ड्रोन से जो उन्होंने आंसू गैस के गोले या पानी की बौछारें या लाठीचार्ज जो भी कुछ हुआ, इस तरह बल प्रयोग करके आप जो किसान अपने देश की राजधानी में जाना चाहते हैं उनको रोक के रखेंगे, ये तो वैसे भी उचित नहीं। तो बल प्रयोग से उठाए जाने की बजाय बातचीत, तो मेडिकल एड देना अच्छी बात है, तो कुछ बातचीत करके ही उसका रास्ता निकले तो वो बेहतर बात है। जी कल मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, मोनिका नैन है, एक किसान नेत्री हैं और बहुत ही जुझारू लड़की हैं। उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी हुई थी और उस पोस्ट में बड़ा उनका जो अंदर की जो बात थी वो झलक रही थी। वो कह रही थी कि एक तरफ तो एक किसान नेता जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है, दूसरी तरफ ये चढ़ूनी साहब सरकार के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो मीटिंग करने लेनी चाहिए सरकार के साथ, कोई बुरी बात नहीं होती मीटिंग करना, लेकिन मीटिंग के बाद जैसा सरकार ने उत्साह दिखाया है उस प्रेस रिलीज करने में और क्रेडिट लेने में किसानों की, और चढ़ूनी साहब जो ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, वो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मीटिंग थोड़ा समय बाद नहीं की जा सकती थी, या करनी थी तो फिर 11 महीने पहले भी की जा सकती थी। तो चढ़ूनी साहब की आलोचनाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन जो लोग बीजेपी माइंड लोग हैं वो उनको इसमें सकारात्मकता भी नजर आ रही है। दरअसल चढ़ूनी साहब, मुझे पर्सनली कहो तो मुझे ऐसा लगता है कि चढ़ूनी साहब का इस्तेमाल हो गया है, वो इस्तेमाल कर लिए गए हैं।
और इस्तेमाल होने दिया उन्होंने खुद हाँ, को, खुद ये को। भी उचित नहीं। लेकिन चढ़ूनी साहब की शख्सियत ऐसी है, हालांकि हमने तो उनके साथ काम किया है बड़ा नज़दीक रह के भी, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो क्या कदम उठा सकते हैं किस समय के ऊपर। नहीं, वो उनको जब जो कदम उठाने चाहिए तब वो नहीं उठाते हैं, और जब नहीं उठाने चाहिए जो वो जरूर उठाते हैं। ये चुनाव जैसे उनको चुनावों चुनाव को नहीं लड़ना चाहिए था तो वो भी जरूर इस किस्म लड़ेंगे। की बातें हुई चुनाव वाले मसले को लेकर। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भी उनकी दूरी इसी वजह से उनको कुछ BKU 1110 ऐसा कुछ बोलते हैं वहां पे। नहीं, वो तो मजाक में ऐसे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 1170 वोट हाँ, आए, BKU 1170 ऐसे बोलने लग गए कह हमको। दिया होगा किसी ने, मतलब मजाक के अंदर। चलो वोट कम ज़्यादा किसी के आ सकते हैं, लेकिन आप किसान संगठन और चुनाव लड़ना दोनों एक साथ करना ठीक नहीं। आप ठीक है भाई, लड़ सकते हो, किसान संगठन को अपना आपका जो भी है उसको स्वतंत्र रूप से कृषि और किसान की समस्याओं के लिए संघर्ष करना चाहिए। जब दोनों में घालमेल हो जाता है तो नुकसान होता है। और संयुक्त किसान मोर्चा की ये नीतिगत समझ है कि हम मतलब राजनीतिक मसलों पे लड़ेंगे, और जितनी भी समस्याएं कृषि की हैं वो राजनीतिक समस्याएं हैं, उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन हम बतौर किसान संगठन, हम अगर अखिल भारतीय किसान सभा के हैं तो हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से चुनाव नहीं लड़ते। कोई हमारा व्यक्ति कोई लड़े तो वो किसी पार्टी से लड़ लेता है, परंतु जब तक वो लड़ेगा तब तक वो बरतरफ हो जाता है संयुक्त किसान मोर्चे की पद से। अब यूँ तो हमारे मतलब राजा राम सिंह बिहार से सांसद बने, बहुत वरिष्ठ नेता SKM के वो थे। अमरा राम जी वरिष्ठ नेता SKM के थे, वो भी सांसद बन गए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। संसद में हमारी आवाज़ ही उठा रहे हैं, बल मिलेगा। लेकिन दोनों का घालमेल ठीक नहीं। अब वो चढ़ूनी साहब इस मौके के ऊपर जाना, और वो जो मैं भी सुन रहा था टीवी पे आके जो उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को, उसमें MSP से संबंधित उन्होंने कहा कि वो मान गए हैं और मंत्रिमंडल से पारित कर देंगे तो कानून बन जाएगा। सवाल ये है, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। कृषि जरूर राज्य का मतलब विषय है, लेकिन जो एजेंसियां हैं, स्टेट की एजेंसियां भी परचेज करती हैं, परंतु MSP जो है वो केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है और केंद्र ही उसका पेमेंट करती होती है। तो किसी राज्य सरकार द्वारा घोषित इस बात के अंदर विश्वास कर लेना कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दे दिया है, ये उचित नहीं है। पता नहीं वो जानबूझ के या अनजाने में इस तरीके की बात कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब हरियाणा ने कह दिया सेंटर तो 23 फसलों पे देता, हम 24 पे देंगे। आप देंगे घोषणा से तो नहीं बात बनती ना। और अगर कोई ये कहता है कि हम दे देंगे ऐसा, इसकी कानूनी गारंटी है, उसमें दो दिक्कत है। एक तो C2 + 50% डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार निर्धारण किया जाए, और दूसरा ये है कि आप केंद्र को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हैं। उनके ऊपर जो आर्थिक जिम्मेदारी है कृषि को सपोर्ट करने की, MSP निर्धारित, आप उससे उसको बरी कर रहे हो, जो कि वैसे भी उचित नहीं है सिद्धांतिक तौर पे भी देखा जाए तो ये। और फिर इस मौके के ऊपर तो वैसे भी ऐसा कोई अच्छा संकेत नहीं गया कि उन्होंने जो भी बातचीत की है, क्या की है कि भी सद्भावना पूर्ण उसमें हुई है। सद्भावना से ही होती है बातचीत, तो उसमें दुर्भावना क्या है। थोड़ा टाइमिंग को लेके था कि भाई डल्लेवाल जी वाला जो फैसला हो जाता, क्योंकि ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने तो ये तय मान लिया है कि हम वो उस तरह की प्रिकॉशन लेने लगे हैं कि डल्लेवाल जी के ना रहने पे क्या होगा इस देश में। वो अब बड़ा अफसोसजनक सी बात है ये। अब असल में ऐसा होने नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने आमरण अनशन अपनी तरफ से रखा है, लेकिन
लोगों की ये ख्वाहिश है कि उनकी जान बचनी चाहिए। और उस जान बचने के अंदर ठीक बात है कि भाई पंजाब सरकार की चलो अपनी जिम्मेदारी हो सकती है, हरियाणा सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता इस परिस्थिति को यहाँ तक पहुँचाने में। और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की तो है ही है। मतलब आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कुछ सुनवाई आज के लिए बोल रखा है, तो लेकिन ये वास्तव में बहुत ही अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार, देखिए आज मतलब इस साल का आखिरी दिवस है 2024 का, तो नए साल के अंदर प्रवेश करते हुए कोई ना खुशगवारी के साथ इस तरीके से जाना, जब लोग मतलब चिंता के अंदर ग्रस्त हों, कोई अच्छा नहीं देश के लिए भी। देखते हैं कुछ अगर ये निकलता है तो। लेकिन सब की ये है कि 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी टोहाना के अंदर हरियाणा और पंजाब का एक बड़ी महापंचायत रखी है, और उसमें दोनों बातें हैं। वो जो कृषि मार्केटिंग का राष्ट्रीय प्रारूप जारी हुआ है वो भी है, और दलेवाल जी की जो चिंताजनक स्थिति है वो सवाल भी उसमें है। अच्छा कामरेड साहब, जैसे 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है, तो वो जो तपस्या में जो कमी थी, अभी ये जो कृषि का नया ड्राफ्ट आया है, फ्रेमवर्क हुआ है, इस फ्रेमवर्क को पढ़ा है आपने? पढ़ा है उसको, और वो बड़ा मतलब डरावना है अपने आप में। अच्छा, वो तो 3 थे कानून, ये तो एक में ही तीनों का एक कर दिया, ये 3 उसमें डाल दिए, और वो शुरू में अध्यादेश के रूप में जारी करके बाद में संसद से पारित किए थे वो 3 कानून। ये तो संसद से भी पारित नहीं, मतलब एक ड्राफ्ट या प्रारूप रिलीज कर दिया गया और वो राज्यों को भेज दिया, जबकि और ऊपर लिख दिया राष्ट्रीय प्रारूप कृषि विपणन का जो नीति है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की पॉलिसी के ऊपर नेशनल फ्रेमवर्क। भाई आप कृषि राज्यों का है परवीव, तो आप केंद्र की तरफ से राज्यों को वो भेज रहे हैं, 15 दिन का समय दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर अपने जो है सुझाव दे सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि देखिए ये 1939-40 में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी उस समय के पंजाब की, जिसमें हम भी, अब वाला पंजाब भी, हिमाचल भी, और जो पाकिस्तान में पंजाब है वो भी, उसकी एक पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। और उस टाइम चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, और चौधरी छोटूराम उसमें मिनिस्टर थे, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। सर सिकंदर हयात खां प्राइम मिनिस्टर थे, खिजर हयात खां बाद में बने। उस प्रोविंशियल असेंबली के मार्फत ये कानून पास हुआ था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी का एक्ट, जो APMC कहते हैं उसको। वो खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ निजी मंडियों का प्रावधान कर दिया इसमें। पहले कहते हैं नए फ्रेमवर्क में पहले कहते हैं डिवीजन लेवल पे एक मंडी, फिर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मंडी होगी, और प्राइवेट कंपनी को थोक में खरीदने की, थोक में भंडारण करने की अनुमति होगी, और उनके ऊपर कोई भी ना तो मार्केट फीस लगेगी ना सरकार के कोई टैक्स लगेंगे। अब जब उन पे मार्केट फीस नहीं लगेगी ना टैक्स लगेंगे, तो वो किसान को 100-200 रुपये फालतू प्रति क्विंटल दे भी देंगे मूल्य, और वो बेच भी देंगे उसको। तो वर्तमान मंडी प्रणाली इतना बड़ा जाल जो बिछाया है ये, जिसने बहुत बड़ी सपोर्ट दी है, और वो जो कहते थे ना रेट और ना वेट था कोई, अब रेट भी और वेट भी निश्चित हुआ मंडी स्थापित होने के बाद, ये खत्म हो जाएगा। और आगे यहाँ तक भी लिख दिया, आपको पता होगा कि बिहार के अंदर 2006 में मंडियों को खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद से बिहार का किसान बहुत बुरी तरह से मतलब दुर्दशा का शिकार है, कोई खरीदने वाला नहीं। यहाँ भी हरियाणा पंजाब की मंडियों में चोरी छुपे बिहार से खरीदा हुआ अनाज और धान वगैरह बेचा जाता है। बाहर के राज्यों के लोग भी ले आते हैं, वही राजस्थान से कई बार आ जाता है। ये लिखा है उसके अंदर कि बिहार में मंडी खत्म होने के बाद किसान के सामने अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुल गई है कि वो कहीं पर भी मनमर्जी से बेच सकते।
देखो किस हद तक किसी चीज का वितंडा और मिथ्याकरण कर दिया जाता है सरेआम आंखों में धूल झोंकने के लिए। वो बिहार का उदाहरण, जो हम तो ये कहते हैं कि बिहार का उदाहरण है, देखो किस तरीके से बिना मंडी के, इन्होंने उसमें एग्जाम्पल दे दिया बिहार, उसमें एग्जाम्पल दे दिया। और अगली उसके अंदर कमाल की बात ये है कि ये नहीं कह रखा कि एमएसपी नाम की कोई चीज होगी। अब यहाँ तो एमएसपी पे संघर्ष चल रहा, जब मंडी नहीं तो एमएसपी नहीं, और एमएसपी कानूनी गारंटी तो दूर की बात है, उसकी कहाँ कोई चर्चा करेगा। वो उसके अंदर वो भी है उस प्रारूप के अंदर। तो ये बहुत ही सोची समझे ढंग से उसको जारी किया गया है, बिल्कुल कारपोरेट के लिए कृषि क्षेत्र को खोलने का एक ये मतलब साजिश है। और ये सरकार क्योंकि प्रो कारपोरेट पॉलिसीज के लिए जानी जाती है बहुत ही आक्रामक ढंग से और बिना किसी पर्दे के, उसका ये कदम सामने आया है। इसके ऊपर बड़ी लड़ाई होगी, पहले भी खलबली मच चुकी है किसानी के अंदर। क्या एसकेएम की मीटिंग में 4 को चर्चा है इस पे? चार वाली महापंचायत इसको ही लेकर है, इसको ही लेकर, और साथ में वो दलेवाल साहब का तो निश्चित तौर पर है ही, लेकिन ये प्रमुख सवाल है। और पंजाब की तमाम जत्थेबंदियां और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एसकेएम जो है इसके ऊपर बड़ी लड़ाई की तैयारियां कर रहा है। ये ऐसे स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, कृषि क्षेत्र तो बर्बाद हो जाएगा इससे। और आप ये देखिए कि भाई अगर मान लो कृषि की इस तरह बर्बादी होती है, अभी भी हाल में कृषि में कारपोरेट कंपनियों की घुसपैठ है, चाहे वो दवाई के रूप में है, चाहे बीज के रूप में है, या वो आप कह सकते हो मशीनरी के रूप, चाहे फर्टिलाइजर के रूप में है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कृषि क्षेत्र में अभी भी काफ़ी बड़ा स्कोप है उनके प्रवेश होने का, जिस पे उनकी नज़रें टिकी हुई है। भूमि अधिग्रहण भी उसमें एक चीज़ शामिल है। तो उस स्कोप को वो मतलब बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करके और उसमें घुसपैठ करना चाहते हैं। ये चीज़ है वो जो कृषि मार्केटिंग का जो राष्ट्रीय प्रारूप उसको बोल रहे हैं आजकल। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 एजुकेशन, सब कुछ ये उसमें वो भी कह देंगे कि 1 नेशन 1 कानून, 1 खेती है, 1 खेती। उस दिशा के अंदर वो बढ़ रहे हैं इसको लेकर। तो ये है उसमें। चलिए, कुल मिला के बात यह है कि 2025 में भी किसानों और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे ही चर्चा में रहने वाले हैं। निश्चित रूप से रहेंगे इसमें। सरकार भी कुरेद के देखती रहती है किसानों में कितना दम बाकी है। हाँ, नहीं, क्योंकि इस फ्रेमवर्क की जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं अब उनको ये लग गया होगा कि भाई क्योंकि इनके अंदर फूट है वगैरह वगैरह, तो क्योंकि हरियाणा पंजाब काफ़ी मैटर करते हैं। पिछले दिनों जो अलग से कुछ लोगों ने करके वो आंदोलन चलाया, ठीक है, वो मांग उनकी है, उनकी स्वतंत्रता है, परंतु अलग होने से किसान आंदोलन कमज़ोर तो पड़ता है मतलब। या फिर ये सोचा होगा कि भाई अब ये क्योंकि दूसरा शोर मच रहा है तो इस बीच में ये लागू कर दो तो वो ठीक रहेगा। हाँ, तो आपसे बात करने का फायदा ये होता है कि जो अपडेट्स हैं कृषि को लेके उन पे एक बार मुकम्मल सी चर्चा हो जाती है, और चर्चा बहुत ज़रूरी है। जी, मैं आपको हरियाणा के बारे में कभी विस्तार से करेंगे चर्चा, सांस्कृतिक सामाजिक विषयों पे भी जी। हमारे एक बहुत बड़े लेखक और शायर होते थे, हाली साहब, हाली पानीपती, हाँ जी, पानीपत के थे, अल्ताफ हुसैन हाली जी। उनका एक छोटा सा शेर है जो आज के संदर्भ में जो देश के सामने चुनौतियां हैं बहुत ही प्रासंगिक है। वो शेर यूं है कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, कि न किसी हम वतन को समझो गैर। चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म से ताल्लुक रखता है, उसको अपनी आंख की पुतली की तरह समझो, ये उन्होंने कहा था। तो हरियाणा का कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जी जो देश के हर मजहब में, हर कास्ट में कृषक मिलेंगे आपको, तो देश में और दुनिया में, और हरियाणा में और कृषि किसानी में भी। देखो ओलावृष्टि हो गई, हम यूँ खुश हो रहे थे कि भाई
बारिश जो है वो अपने यहाँ कहते हैं सोना बरस गया बरस गया। इस मौके के ऊपर जो होती है। तो लेकिन साथ में ही ओले गिर गए। मेरे से किसी ने पूछा था कि इस बारिश से नुकसान होगा कि फायदा। मैंने कहा बारिश से तो बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, लेकिन कहीं पे ओले नहीं गिरने चाहिए। 4-5 जिलों में काफी ओले गिर गए और नुकसान हुआ, सरसों को भी, सब्जियों को भी और कणक को भी हुआ है, गेहूं को। और पोर्टल इनका बंद है। पोर्टल तो वो चलो आज लास्ट डे है। और खबर आज छपी हुई है कि 70% किसानों को पोर्टल 60% अभी तक भी पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है। और ये पोर्टल वाला गोरख धंधा हरियाणा में ऐसा है कि उसको हर चीज में वो अड़ा देते हैं। तो किस तरीके से मुआवजा देने वाले सवाल के ऊपर भी उससे दिक्कत आएगी। तो न केवल पोर्टल को खोलने की जरूरत है, बल्कि ये गवर्नमेंट को भी चाहिए। जब आप एक बात बताइए, इतना बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो किसान आज पोर्टल पे डालेगा, इतना अपडेटेड है क्या वो? तो पटवारियों को ये काम दे दिया जाए भी, सबकी फसल आप गिरदावरी तो करते ही हैं, तो डाल दो उसके ऊपर कि किसने कौन सी फसल कितनी बोई है। मतलब वो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये इस प्रकार की कुछ चुनौतियां ऐसी जरूर हैं। जो साल गुजर गया उसके अंदर कुछ निराशा की बातें थी, लेकिन हमेशा हमें तो सकारात्मक और आशाजनक रहना होता है नए साल में जाने से पहले जी। तो एक शेर जो है फैज साहब का, सुनाइए। फैज अहमद फैज का शेर है कि दिल ना उम्मीद नहीं ना काम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये भी गुजर जाएगी, ये भी ढल जाएगी, है तो शाम ही। तो दोस्तों, आप खेती से जुड़े हुए तीन चार जो मूल विचार थे और जिन पे चर्चा कामरेड साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से रखी है, इस पर आप अपने भी विचार रखें। और मुझे लगता है कि जो नेशनल फ्रेमवर्क है खेती को लेके, जो राज्यों को भेजा गया है 4 तारीख को एसकेएम की मीटिंग में, इस पर कोई बहुत बड़ा विचार होगा। और अगर ये 3 कृषि कानूनों का बदला हुआ ही प्रारूप है, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, अगर ये उसका ही मैं भेजूंगा आपको, तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि देश के लिए, ये कृषि के लिए बड़ी घातक चीज़ हो सकती है। आप अपने विचार जरूर रखें। कामरेड साहब, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। साल की इस पूर्व संध्या पे आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।